मुझे लगता है साहित्य अकादमी के अलावा दिल्ली में पहली बार अगर कॉपीराइट जैसे संजीदा मुद्दे पर हम सब इकट्ठा हुए हैं तो इसका श्रेय नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंडिया। ये मैं बचपन से दिल्ली के साहित्यिक कार्यक्रमों का कभी मंच के इस तरफ कभी हॉल के बाहर किताबें पूछती हुई और अब इधर से हिस्सा बनी रही हूँ। और ये गंभीर विषय जो कि हर लिखने पढ़ने वाले के जीवन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, इस पर बात बहुत कम होती है। बिल्कुल नवरसों में से जो सबसे निरस रस होगा वो इसे सौंप दिया गया है और इसके बारे में बात करना वर्जित ही हो गया है। लेकिन आज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे पर हम न सिर्फ कॉपीराइट से जुड़ी हुई बात करने वाले हैं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि कॉपीराइट के मुद्दे को 10 कदम आगे ले जाती है, उस पूरी डिबेट को आगे ले जाती है, उस पर भी बात करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि अगर अंग्रेजी की मलकियत से इस विश्व के बड़े मुद्दों को हटा दिया जाए और विश्व की भाषाओं में उन मुद्दों को खोल दिया जाए तो सॉल्यूशंस चुटकी भर में निकल आएंगे। तो आज ये बात मैं मिली जुली भाषा में आपके सामने रखने वाली हूँ। जार्गन्स के अत्याचार के नीचे दबे हुए हम लोग जो भारतीय भाषाओं में किताबों का काम करते हैं, उनके लिए एक लंबा समय, जैसे मेरे दादा और मेरे पिताजी की पीढ़ी ने तो आधा जीवन वकील कोर्ट की भाषा को समझने में ही बिता दिया, और जब तक बात समझ आई तब तक बहुत कुछ लुटा पिटा जा चुका था। तो बात अपनी सी ही भाषा में होगी। सबसे पहले मुद्दा है कॉपीराइट का। मैम बैठी हैं, वो प्रोफेशनली ट्रेन्ड हैं और इस पूरे फील्ड की एक बहुत बड़ी टावरिंग फिगर हैं, तो उनके सामने अपने कान पे हाथ लगाते हुए अपनी बात आपके सामने रख रही हूँ। किसी भी रचना के रचनाकार को उस पर पूर्ण अधिकार देता है कॉपीराइट। ये विश्व का उसूल है कि जब तक बाजार बीच में नहीं आया तब तक जो भी कुछ बनाया गया उसका रचनाकार उसका ही आधिपत्य रखता है। फिर बाजार आए, उस बाजार में जैसे किसान और उसकी उपज के बीच में ट्रेडर्स हुए, उसी तरीके से पांडुलिपि और उसके किताब के बीच में प्रकाशक हुए। और यहाँ पर प्रकाशकों की भूमिका कुछ इस प्रकार बनी कि वो पाठक और लेखक के बीच के सेतु बंधन करने की एक एजेंसी बने। बर्न कन्वेंशन जर्मनी में साइन हुआ 80 के दशक में, 83 या 84 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वहां पर यह तय किया गया कि विश्व की ज्यादा से ज्यादा देश इस कॉपीराइट कन्वेंशन का हिस्सा बनेंगे, जहां एक बेयर मिनिमम एजेंडा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा कि कॉपीराइट को समझा कैसे जाएगा इन सभी देशों में, और उसका उल्लंघन हुआ तो उसको कैसे डील किया जाएगा लीगली। तो बात बर्न कन्वेंशन से शुरू होती है, शायद उन कुछ सालों से पहले जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, और वहां से चलकर आज 2012 में भारतीय उपमहाद्वीप के पार्लियामेंट में जब ये बात सामने रखी जाती है कि म्यूजिक कंपोजर्स को उनके लिखे हुए गीतों के ऊपर रॉयल्टी नहीं मिलती, और ये बात जावेद अख्तर साहब ने उठाई और उसका स्वागत हुआ। और 2012 में ये भारत का जो कॉपीराइट कन्वेंशन है उसमें एडिट्स किए गए, उसमें अमेंडमेंट्स किए गए। हालांकि मुझे लगता है कि अब अमेंडमेंट की आवश्यकता फिर से है, क्योंकि 2012 में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं जानते थे। 2012 में बात रॉयल्टीज की हो रही थी, आधिपत्य की हो रही थी, लेकिन उस ड्राफ्ट में भी जो पब्लिशिंग एजेंसीज हैं उस पर ज्यादा बात नहीं हो रही थी, ट्रांसलेटर्स की बात नहीं हो रही थी, ट्रांसलेटर्स के क्या अधिकार हैं उस पर भी बात नहीं हो रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
के ऊपर बहुत वर्षों से, लगभग 100 वर्षों से काम हो रहा है। विश्व की अलग अलग सभ्यताओं में, देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चाएं चल रही हैं। और पिछले 5 वर्षों में, खासकर जब कोरोना वायरस ने इस पूरे विश्व को जकड़ा, ऑल ऑफ अ सडन वी सॉ कि कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी रूप से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के रूप में, चाहे वो मेडिकल अप्लायंसेस में यूज हो रहा हो या फिर एरोनॉटिकल स्पेस इंजीनियरिंग में यूज हो रहा हो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कहीं ना कहीं हमारे कानों तक पहुंच रही थी। लेकिन अब एआई टूल्स हमारे फोन पर आ गए हैं। हम ग्रॉक पर ढूंढ रहे हैं ट्विटर पे कि हमारे बारे में क्या लिखा गया है, और ग्रॉक दिखा रहा है कि वो फला 28 वेबसाइट से आपके बारे में डेटा उठा रहा है, और अगर उन वेबसाइट्स पे किसी के बारे में ट्रोल बना दिया गया है तो ग्रॉक भी आपको ट्रोल ही बता रहा है। संकट ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स इंटरनेट पे उपलब्ध सामग्री को ही पढ़कर अपना एक खिचड़ी तैयार कर रहे हैं और आपको व्यंजन की तरह परोस रहे हैं, टू पुट इट वेरी सिंपली। अब इसमें आती है बात कॉपीराइट की। बड़ा आयरॉनिकल है कि 2010 और 12 के बीच में हम ई बुक्स के बारे में बात कर रहे थे। हम बोल रहे थे कि ई बुक चाहिए, ई बुक नहीं होगी तो फिर पूरी दुनिया पढ़ेगी कैसे, और क्योंकि फ्री चार्जेस और लॉजिस्टिक्स इतने महंगे होते जा रहे हैं, तो अगर पूरी दुनिया में किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे देश का साहित्य पढ़ना है तो ई बुक से ही वो पढ़ सकता है। फिर ऑडियो बुक्स, वी आर बैक टू आवर पेगन, एंशियंट, whatever you want to call, the baddest word possible to the civilization of auditory learning। लेकिन वही एक मूल तत्व है जिसने हम सबको जोड़ा, that oral and auditory learning is back with podcast and audio books। लेकिन जब बात ई बुक्स की हो रही थी, हमने ये नहीं समझा कि जिन वेबसाइट्स पर हम अपनी ई बुक्स शाया कर रहे हैं, क्या कोई एक एप्लीकेशन कभी पैदा हो जाएगा 20 साल बाद कि वो इन वेबसाइट्स को पढ़कर ही कुछ आपके किताबें, जो कि हम सोच रहे हैं कि कॉपीराइटेड हैं और उसका इस्तेमाल बिना लेखक प्रकाशक की परमिशन के बिना नहीं होगा, क्या वो कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करके बिना आपकी परमिशन के कुछ मसौदा तैयार कर पाएगा? हमने उस समय नहीं सोचा था। लेकिन आज डेटा टूल लर्निंग, डेटा लेजिटिमेसी, एप्लीकेशन लर्निंग के नाम पर ये सारी वेबसाइट्स पर जो भी कुछ अवेलेबल है वो सब पढ़ा जा रहा है मुफ्त में, और टूल्स को सिखाया जा रहा है कि उन्हें सोचना कैसे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका अपना कोई दिमाग नहीं है। वो वही कर देगा जो आप उसे सिखा देंगे। आप उसे कॉपी करना सिखाएंगे, वो कॉपी कर लेगा। आप उस कॉपीड डेटा को कैसे उपयोग में लाना है वो सिखा देंगे, वो भी कर देगा। अपना कोई डेटा इजाद करना उसके बस की नहीं है। लेकिन टूल्स इतने मजबूत हैं कि उपलब्ध डेटा से डेटा निकालना और ऐसा डेटा और ऐसे सिमिलैरिटीज या ऐसे ट्रेंड्स निकाल देना, वो शायद हमारी सोच से बाहर है। तो हमें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कमाल कर दिया, लेकिन ये सब कुछ एक डेटा ड्रिवन गेम है। हम क्या डेटा दे रहे हैं टूल्स को, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन सब के बीच जो हम एजेंसीज हैं, लेखक, प्रकाशक, संपादक, अनुवादक, हम सब कहाँ हैं? पिछले दिनों एक कॉन्क्लेव में थी जहां मेरे साथ हिंदू अखबार के डेटा साइंस डिपार्टमेंट के हेड थे और इंडियन एक्सप्रेस के भी हेड थे। उन्होंने ये बताया कि उनके दफ्तरों में जो इस समय चल रहा है वो ये कि वो अपने पुराने आर्काइवल डेटा की लेबलिंग कर रहे हैं एआई के जरिए। मतलब अगर ये पता लगाना है कि भारत में किस किस वर्ष में कौन कौन सी बीमारी ने किस किस तरह से अपना प्रकोप दिखाया जनता पर, और उसके फर्स्ट सिम्टम्स क्या थे, तो वो एआई लेबलिंग, वो सारा डेटा, जब जितना डेटा उनके रेपोजिटरी में है वो सब निकाल के सामने रख देगा। और वहां से आप ये ट्रेंड निकाल सकते हैं कि जब भी एपिडेमिक कोई भारत में हिट करता है तो फिर सबसे पहले सिम्टम्स उसके समाज में
उसके वाणिज्य पर, उसके ट्रेड पर, समाज में किस तरह से उसके पहले इम्पैक्ट्स नजर आएंगे, तो हम समझ सकते हैं कि अगर कोई त्रासदी होगी तो सबसे पहले कौन से क्षेत्रों को संभालना है, कौन से क्रिटिकल क्षेत्र हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो एआई टूल्स हमारे डेटा को, क्योंकि न्यूज वेबसाइट्स हैं तो उनका सारा डेटा तो ओपनली अवेलेबल है, समस्या ये हो रही है कि एआई टूल्स जो हमारा डेटा मुफ्त में उपलब्ध है अपने हमारे वेबसाइट्स पे, हमारे एप्लीकेशंस पे, ये टूल्स उनको इस्तेमाल करके नई खबर बनाकर आपको परोस दे रहे हैं बिना हमारे वेबसाइट्स को क्रेडिट दिए हुए। और यहाँ पर बात उलझ गई कि क्योंकि कहीं ना कहीं इन न्यूज वेबसाइट्स के डेटा साइंटिस्ट भी यही कर रहे हैं दूसरे टूल्स से। सो ये रुकेगा कहाँ, अभी हमें नहीं पता। भारत में कॉपीराइट कन्वेंशन बेंच बहुत समय तक बहुत एक्टिव नहीं था, और अब दिल्ली हाई कोर्ट में कॉपीराइट से जुड़े मुद्दों को कमर्शियल कोर्ट की तरफ भी भेजा जाता है। ये एक बहुत पॉजिटिव कदम है और इसके लिए मैं जुडिशरी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने ये माना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी, इट हैज फाइनेंशियल अंडरपिनिंग्स, और इसलिए उसको कमर्शियल कोर्ट की ओर जाना भी जरूरी है। नहीं तो कई वर्षों तक कॉपीराइट से जुड़े मुद्दे कोर्ट में लटके रहते थे और उन पर बातचीत नहीं हो पाती थी। लेकिन इसके साथ साथ आज यदि किसी संस्था को किसी एआई टूल को प्रोसिक्यूट करना है, या उनसे उन्हें पता चल रहा है कि उनका डेटा इन्फ्रिंज हो गया और उस एआई टूल ने उसको इस्तेमाल कर लिया है, तो हम कहाँ जाएंगे, किससे बात करेंगे? अभी इस बात की क्लैरिटी किसी को नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा लगभग 2 हफ्ते पहले ही चैट जीपीटी के ओनर को प्रोसिक्यूट किया गया था, और भारतीय वेबसाइट्स ने ही उनके ऊपर केस किया था कि आपने चैट जीपीटी में कई सारा डेटा हमारा इस्तेमाल कर लिया। वो बाइज्जत बरी हो गए। वो यूं हो गए कि उनका ये दलील थी कि डेटा भारतीय उपमहाद्वीप के ज्योग्राफी में सेव्ड नहीं था, वो बाहर के सिस्टम्स पे था, और उनके एप्लीकेशन ने उस सेव डेटा को इस्तेमाल किया जिसका उन्होंने पैसा दिया हुआ है, जहां पर से भी उन्होंने डेटा लिया, तो इस पे कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का केस ही नहीं, और उन्हें जाने दिया गया। सो जियो पॉलिटिक्स कहाँ है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेब बेस्ड पॉलिटिक्स कहाँ है, और क्या इन दोनों के लिए कोई एक ग्लोबल कन्वेंशन बनने की आवश्यकता है जिसके जरिए ये जियो पॉलिटिक्स इम्पैक्ट ना करे वेब बेस्ड पॉलिटिक्स को, और जो क्राइम वेब बेस्ड हो रहे हैं उसको हम जोग्राफिकल सिचुएशन से ऊपर उठाकर उनके ऊपर बात कर सकें, उन पर रेजोल्यूशन ला सकें। आज हम उस मुद्दे पर सोच भी रहे हैं, डिबेट भी कर रहे हैं, जुड़े भी हुए हैं, संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती है भारतीय भाषाओं के प्रकाशन और किताबों के प्रोडक्शन पर। छोटी छोटी पूंजियां हैं सबकी, कोई बहुत बड़े उद्योगपति प्रकाशन ग्रहों के मालिक नहीं है। यह एक ऐसा काम है, यह मुझे लगता है शायद यही एक ऐसा काम है पूरी दुनिया में जहां पर पैसा काम नहीं आता, जहां पर इंटेलेक्चुअल इंटेंसिटी, ऑनेस्टी ही काम आती है, जहाँ पे लेगेसीज काम आती हैं, जहाँ लेगेसी की समझ काम आती है। अगर ये काम ऐसा होता तो फिर देश के बड़े औद्योगिक घराने प्रकाशक बन चुके होते, वो नहीं बने हैं, तो समझ लीजिए कि बहुत मेहनत का काम है। अभी उनका उनका इंटरेस्ट नहीं आया है इसमें। तो आप ये समझिए कि इन छोटी छोटी पूंजियों के साथ जो लेगेसी मेंटेनेंस किया जा रहा है, जिन किताबों का संरक्षण किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, उन्हें इन बड़े समस्याओं से, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे बचाया जाएगा और कैसे उस पर बात की जाएगी। क्योंकि अभी 1.5 महीने पहले की ही आपको बात बताती हूँ कि हमारी कुछ किताबें जाली छप रही थी, हमें पता चला, और हमने दरियागंज थाने में इसकी रिपोर्ट कराई। तो सबसे पहले तो पुलिस थाने जब हम गए तो हमने कहा सर ये जाली किताब है, हमने अमेजोन से मंगवाई है और हमारे ये वेंडर भी नहीं है, और ये जाली हमें पता है क्योंकि कागज का क्वालिटी ठीक नहीं है।
तो और ये असली किताब है, तो आप हम इसकी एफआईआर कराना चाहते हैं। तो पुलिस साहब ने ये वाली यहाँ रखी, ये वाली यहाँ रखी, बोली अब आप बताइए कौन सी असली है कौन सी नकली। तो हमने कहा नहीं सर, ये बात सही है आपकी, लेकिन हम जानते हैं ये नकली है क्योंकि चेक्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं। अमेजोन पर हम कुछ अपने वेरीफाइड वेंडर्स को ही किताबें देते हैं और ये उनमें से नहीं है, और वो किताबें भी बेच रहे हैं और उसमें किताबों में पेजेस मिसिंग है। तो कई कस्टमर्स हमें कंप्लेन कर रहे हैं कि आपके यहाँ से किताब खरीदी, जब हमने उनसे बिल मांगा तो वो हमारे यहाँ से जनरेटेड बिल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जाली है किताब। तो उन्होंने फिर केस दायर किया और उसके बाद फिर हमें कोर्ट से परमिशन मिली छापा मारने की। फिर हम उस जगह पर गए जिसमें 2 लॉयर्स थे, एक पुलिस के साथी थे और हमारी टीम थी। छापा मारा गया और वहां से किताबें सीज की गई। पुलिस ने अपना कार्रवाई पूरी तरीके से की, उनकी बेल हुई, वो बाहर आए। तो बाहर आकर चाय पी गई उनके साथ। तो भाई किताब की सेवा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो उनके साथ बिठाया गया कि भैया ऐसे मत करो, क्योंकि किसी लेखक का हक मारा जाता है। और ये किताब वो दरअसल अमेजोन पे 7वें नंबर पे ओवरऑल ट्रेंड कर रही थी किताब, तो बहुत हेवी बेस्ट सेलर थी और है। और जाहिर है कि जो जालिये होते हैं उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि अमेजोन के फर्स्ट 10 ट्रेंडिंग में क्या है उसको वो जाली छाप देते हैं। हमने बोला भाई मत करो, क्यों किसी का क्यों हक मारते हो। उन्होंने बोला देखिए अभी तो आपने कर लिया, अब शाम में जाके भाई की बीवी के आधार कार्ड पे नया अकाउंट खोलूंगा, अब जो बाकी बचा हुआ है माल वो भी तो बेचना है। तो ये सच्चाई है। और फिर हम ढूंढते रहे कि अब कोई अकाउंट नया पैदा होने वाला है 48 घंटे में, और हो गया। फिर अभी कुछ एक्टिविटी कम है तो अब हम चुप बैठे हैं और देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर हमें लगता है कि कॉन्शियस कीपिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, एक फेयर यूज की बात कर रहे हैं, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई सहानुभूति इन्फ्रिंजर्स से हमें मिलेगी और वो हमारी बात समझ पाएंगे, लेखक की बात समझ पाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो तो नहीं होता। जितना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इस छोटी सी उम्र में हुआ है उससे यही समझ आया कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे में सिर्फ एक ही हमारे पास सोल्यूशन है, वो है न्याय की शरण में जाना। और अभी जुडिशरी में विश्वास ही एकमात्र तरीका है जिसके जरिए हम किसी भी प्रकार के अन्याय को, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट से जुड़े हुए को डील कर सकते हैं। नहीं तो कोई बातचीत समझौता वाली सिचुएशन है नहीं कहीं पर। तो ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारतीय उपमहाद्वीप में एक भारतीय सरकार की ओर से एक पैनल बनाया गया है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी सभी स्टेक होल्डर्स से उनके इनपुट्स ले रही है। ये जीएसटी के समय जैसे हुआ था ना कि सभी स्टेक होल्डर्स से इनपुट मांगे गए थे इंडस्ट्री के, उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स से उनसे इनपुट्स लिए जा रहे हैं और हम उन्हें लगातार इनपुट्स भेज रहे हैं। देखिए एक बस अब छोटी सी बात कह के अपनी बात को विराम दूंगी और उसके बाद ये चर्चा प्लेटफॉर्म पे और लंबी जाएगी जब डालिया जी आ जाएंगी और फिर उसके बाद हम पैनल डिस्कशन में आपसे भी सवाल लेंगे। वो ये कि पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा कि कैसे रोबोटिक्स ने आ, ऐसे महीन सर्जरीज को पॉसिबल कर दिया है जिसे हम हाथ से करना कभी कभी हो पाएंगी ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। मेरे ही घर की बात है, एक सर्जरी हुई जिसमें किडनी का एक हिस्सा निकालना पड़ा और वो इतना महीन था कि हाथ से डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। दिस इज एम्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो फिर ये हुआ कि वी विल चूज द रोबोटिक्स सर्जरी और इतने फाइन तरीके से किडनी का हिस्सा निकाला गया और उसको स्टिचअप किया गया कि वो पॉसिबल ही नहीं था हाथ से होने का। ऐसे में हम अपोलो इंस्टीट्यूट, जो अपोलो मेडिकल साइंसेस के पूरे देश का इस समय सबसे बड़ा मेडिकल ग्रुप है, अपोलो के ओनर्स से हम ये सुनते हैं कि उन्होंने जितने भी आज तक अपोलो हॉस्पिटल्स में इलाज हुए हैं उन सभी के प्रोटोकॉल्स को डिजिटाइज कर दिया है। उससे ये फायदा हुआ होगा
कि जो एंट्री लेवल के डॉक्टर्स हैं उनके पास भी वो प्रोटोकॉल्स का एक पूरा रिकॉर्ड होगा जो कि सीनियर डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब कर रखा है सिम्टम्स और बीमारियों के अनुसार। तो ये एक बहुत बड़ी लीप है मेडिकल साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेबलिंग फीचर को इस्तेमाल करके, जो हम एक बहुत बड़ा गैप खाई है कि एक डॉक्टर 20 साल तक प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद वो समझेंगे कि क्या करना है। अगर कहीं इमरजेंसी हो तो वो डेटा भी इस्तेमाल करके प्रोटोकॉल को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ये एआई की वजह से पॉसिबल हुआ है। स्पेस साइंसेस में आप देखें तो इलॉन मस्क के अगर हम ट्वीट्स छोड़ दें तो बाकी जो हो रहा है स्पेस एक्स में वो बहुत उम्दा हो रहा है। इतना हो रहा है कि कल के दिन नासा ही वो अब टेक ओवर कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो हो बहुत कुछ रहा है, लेकिन इस बीच में आधिपत्य का सवाल, ओनरशिप का सवाल बहुत बड़ा है। और इस पर लगातार डिबेट होनी चाहिए, हो रही है। लेकिन छोटी पूंजियां, छोटे स्टेक होल्डर्स क्या अपने कद की वजह से कम स्टेक होल्डर्स होते हैं, कम आधिपत्य का अधिकार जताने के हकदार होते हैं? ये बड़ा सवाल है। आधिपत्य तो आधिपत्य है, कृति तो कृति है, ओनरशिप तो ओनरशिप है, कॉपीराइट तो कॉपीराइट है। तो इसमें हम कहाँ हैं? इस पर सवाल शायद जब भारत आजाद हुआ था तब भी थे, जब बर्न कन्वेंशन साइन हुआ तब भी थे, 2012 में जब अमेंडमेंट्स आई तब भी थे, और आज जब हम वर्ल्ड कॉपीराइट डे 2025 पे बात कर रहे हैं तब भी हैं। लेकिन जूझते रहना, संघर्षशील रहना ही शायद एक बहुत बड़ा हमारा कर्तव्य भी है, और सवाल पूछते रहना यही हमारा, मुझे लगता है, ध्येय है। अब यहाँ से बात आगे चलेगी, और अगर आपके कुछ सवाल हो तो उसे बिल्कुल लिख लीजिए, हम लोग यहीं हैं।